हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो उसी में नेक्स्ट तुम्हारे एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसका थ्योरी क्या है ध्यान दो। जैसे हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बोला कि अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के ऊपर हम लोगों ने बम्बार्ड कराया, तो सर्टेन अल्फा पार्टिकल्स पास्ड तुम्हारा अनडिफ्लेक्टेड, सर्टेन बट डिविएटेड थ्रू, ठीक है, स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो हमें बेसिकली मतलब किससे है कि जो 180 डिग्री से तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको हम लोगों ने एक d इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन दोनों के बीच में जो गोल्ड फॉइल है और जो अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा है। अब ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा ध्यान दो। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस क्या आता है, k q1 q2 बाय r। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दिस के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁷। क्लियर है, आया समझ में। तो r, ये r क्या रिप्रेजेंट करेगा, d, यहाँ पे d से रिप्लेस कर दूंगा, ये d क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, अगर ये मान लो मैंने अल्फा पार्टिकल है तो इट इज 2He4 2+, एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और तुम्हारा इसमें मान लो Z प्रोटॉन्स है। जनरली गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स आते हैं, तो 79 पॉजिटिव चार्ज है। तो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d। तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, क्लियर है। अब d को इनफाइनाइट रख देने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी ले रहे हैं हम लोग, 0। आया समझ में। तो d मतलब क्या है कि हम लोगों ने इन दोनों को इतना दूर सेपरेट कर रखा है कि इन दोनों के बीच में जो आपस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया d इनफाइनाइट का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इस अल्फा पार्टिकल को मैंने क्या किया, इसके ऊपर सब्जेक्ट कराया, तो ये क्या जाता है, इधर तक जाएगा और एक पोजीशन पे आके कुछ देर, थोड़ी देर क्या होगा, मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा। उसके बाद ये क्या आएगा, वापस घूमेगा, ठीक है। When the alpha particle is subjected towards gold particle, it goes towards the nucleus। एक पॉइंट पे आके, लेट मान लो ये डिस्टेंस r1 पे, गोल्ड से r1 डिस्टेंस पे आके तुम्हारा यहाँ के थोड़ी देर रुकेगा, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, और उसके बाद वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स मार जाएगा। तो मुझे ये r1 क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। When alpha particle is subjected towards gold, it goes towards gold, come at a point when it momentarily rest पे आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रिवर्स मारेगा 180 डिग्री पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हमें ये r1 डिस्टेंस निकालना है गोल्ड से, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, सिंपल कुछ नहीं है, मेथड देखना, फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है। मेथड हम देखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। फॉर अल्फा पार्टिकल मैं बोल सकता हूं जितनी इसकी टोटल एनर्जी इनिशियल होगी उतनी टोटल एनर्जी फाइनल होगी। टोटल एनर्जी को हमने दो में डिवाइड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। लेट मान लो इनिशियल जो अल्फा पार्टिकल है इसकी के कितना, ये मान लो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट मान लो इनिशियल पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल है, ये तुम्हारा v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 × mv1², ठीक है, प्लस पी इनिशियल। हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट कर रखा है, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब के फाइनल हमने क्या बोला, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे एक पॉइंट पे आके मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, तो अगर रेस्ट पे आ गया तो के फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया,
और प्लस पी फाइनल अगर तुम बोलो, ये तो पी फाइनल अगर तुमने बोला तो फिर से के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी के Q1 Q2 बाय डी, सॉरी R1 Q1 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड टू Q1 कितना है, Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है 2e, E क्या रिप्रेजेंट करेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ठीक है, प्लस 2e। गोल्ड पे कितना होगा 79e, 79 प्रोटॉन्स है तो 79e अपॉन R1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? तो फाइनल तुम्हारा के फाइनल कितना आ जाएगा, के इंटू 2e इंटू 79e अपॉन R1। हमें अगर V1 पता होगा तो हमें R1 निकालना है, इसमें आराम से निकल आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मेथड ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन किया है। इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इसमें डिफरेंट केसेस बनेंगे, फिर उसके बाद तुम अलग अलग फॉर्मुलेस ध्यान रखोगे तो वो काफी लेंदी होगा, इसलिए मेथड ध्यान रखो कैसे किया है, कुछ नया मेथड नहीं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जो चीजें हैं उनको ध्यान रखो, जैसे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2+ था मतलब 2e, e क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑन तुम्हारा गोल्ड न्यूक्लियस कितना है 79 प्रोटॉन्स है, तो 79 प्रोटॉन्स है तो मैं क्या बोल सकता हूं 79 इंटू ई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो मैं क्या बोल सकता हूं 79 इंटू ई, तो के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और इनकी वैल्यूज रख दोगे तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या निकल के चला आएगा R1, जो हमें R1 निकालना। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो जैसे क्वेश्चन पहला तुम्हें गिवन है, अब 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो ये तुम्हारी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब दे रखी है डायरेक्ट, तुम्हें वेलोसिटी ना देके डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दे रखा है इनिशियल, ठीक है, इज हेडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ गोल्ड z इज इक्वल्स टू 79। How close does the alpha particle get to the center of nucleus before momentarily coming to rest and then reversing? मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब देखो कैसे करोगे, एक क्वेश्चन कर लो, तुम्हें क्या निकालना है के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। के इनिशियल कितना गिवन है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब 5.3 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब देखो यूनिट सबकी एक जैसी रखनी है, यहां हम लोग अगर जूल्स में निकाल लें तो यहां भी जूल्स में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो जूल्स में। तो जनरली क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान रखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो अगर मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट किया तो 5.3 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर है? प्लस पी इनिशियल कितना है 0, इनफाइनाइट से सब्जेक्ट कराया गया है। के फाइनल तुम्हारा रेस्ट पे आ गया तो कितना हो गया 0, प्लस पी फाइनल अगर तुमसे बोला जाए तो पी फाइनल तुम क्या निकालोगे 1 या के इंटू Q1 कितना है 2e इंटू 79e अपॉन R1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको क्या आएगा 5.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा ये 13 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻7 इंटू 79 इंटू 2 इंटू ई स्क्वायर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन R1। इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा R1 निकल के आ जाएगा। R1 किस में आएगा, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स रखी है, SI यूनिट्स रखी है, तो R1 तुम्हारा किस में आएगा मीटर में। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, जैसे तुमसे क्या गिवन है 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अल्फा पार्टिकल is subjected
फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम gold at which first part alpha particles comes to rest, ठीक है, आया समझ में। सेकेंड पार्ट ke of alpha particle is half of initial ke। अलग अलग क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं लेकिन मेथड सेम है, एनर्जी कंजर्वेशन से करना है, ठीक है। और थर्ड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाफ ऑफ इनिशियल। करो भाई एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेथड जो स्टेप्स है उनको ध्यान से करना और यूनिट्स का ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो फर्स्ट अगर देखा जाए, रेस्ट बोलूंगा तो मैं के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। अगर मैंने बोल रखा है इनिशियल तो इन्फिनिटी से तो 0 हो गई, और के इनिशियल कितना है 60 इंटू 10 to power 6 into 1.6 into 10 to power minus 19। रेस्ट पे आ गया मतलब के फाइनल 0 प्लस पी फाइनल क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 to power 7 इंटू 2e इंटू 79e अपॉन R1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to power minus 19 रखो, तुम्हारा r निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशंस तुम कर लोगे, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर तुमसे बोला जाए कि अगर मैंने कहा के आई प्लस पी आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस पी एफ, तो इस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 60 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब के फाइनल 0 नहीं है, इसने क्या बोल रखा है किस पॉइंट पे निकालना है, जब के ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाफ ऑफ इनिशियल। मतलब इनिशियल कितना था 60, इसका हाफ मतलब 30 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R2। आया समझ में, ये R2 तुम्हें निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब एक बार थर्ड देखो, थर्ड में वेलोसिटी दे रखा है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, देखो के इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल के इज इक्वल्स टू एम कितना रखोगे यहां पे, एम यहां पे कितना रखोगे भाई, एम किसका रखोगे पहली बात, तो ये के किसकी, अल्फा पार्टिकल की, तो ये एम भी किसका आएगा, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का अगर एम आएगा तो अल्फा पार्टिकल का एम कितना होता है 4 क्या AMU। हमें किसमें रखना पड़ेगा, ध्यान दो, SI यूनिट्स में चल रहे तो किसमें रखना पड़ेगा, केजी में, ध्यान रखो ग्राम्स में नहीं, किसमें रखना पड़ेगा केजी में। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू वी इनिशियल, तो यहां से वी इनिशियल निकाल लिया, आया समझ में। और फिर फाइनली तुमने ये लगाई के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। तो के इनिशियल कितना है 60 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 प्लस पी इनिशियल 0। के फाइनल कितना आएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू जितनी वी आई आई, तो वी आई बाई 2 का, आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्लस के मतलब 9 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R3। समझ में आया,
ठीक है, कुछ भी दे दे, बस तुम्हें मेथड ध्यान होना चाहिए, हमने एनर्जी कंजर्वेशन किया है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तुम्हारे सब्जेक्ट में वैसे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है नहीं, अगर मान लो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से आता है, जैसे एम्स में या तुम्हारा केवीपीवाई में आएगा, तो वो फर्स्ट वाले मेथड से ही आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन अगर मान लो ये सब भी आ रहे हैं तो तुमसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बस तुम्हें फॉर्मूला नहीं मेथड ध्यान होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो देखो क्या था, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया कि बीच में प्रोटॉन्स है और इनके पास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। तो इसमें तुम्हारा एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने क्या बोला, पहले सिंपल लैंग्वेज समझो फिर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज लिखवा देंगे। इसने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन्स तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत, देखो इनके डिस्टेंस कितना आता है बीच में, 10⁻15 10⁻10 के रेंज में, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर इतने कम डिस्टेंस पे दो अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड शुड फाइनली मर्ज इनटू द न्यूक्लियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसने क्या बोला कि इतने कम डिस्टेंस पे अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शुड फाइनली मर्ज इनटू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा तो क्या होगा, तुम क्या बोल सकते हो, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ध्यान दो कि जैसे मान लो ये कैप है, ये एटम्स की है, ये अभी दिख रही है, कुछ देर बाद दिखना बंद हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। कैसा होता है? नहीं होता है। तो इस लिमिटेशन को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट टू अनलाइक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव and proton positive, are at very less distance from each other, therefore they should attract each other and electron should finally merge into the nucleus and atom will be destroyed। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉमन था। अब इसके साइंटिफिक में क्या आता है, ध्यान दो, इसमें क्या बोला जाता है कि electron when revolving around the nucleus will continuously emit energy in the form of electromagnetic radiations and finally merge into the nucleus। ठीक है, ये अभी ये सेकंड वाला एनर्जी के बेसिस पे कैसा किया है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, जब लोग आगे चल के एनर्जी का पैरामीटर पढ़ेंगे तो वहां इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी तुम्हें कॉमन इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अनलाइक चार्जेस है, कम डिस्टेंस पे है तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसमें मर्ज होना चाहिए, न्यूक्लियस पे। एनर्जी के टर्म्स में अभी जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे बोर्ड्स थ्योरी में तो उस पे इसमें हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो इसको अभी लिख लो सेकंड वाले को, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग अभी बोर्ड्स थ्योरी में जब एनर्जी वाले पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो वहां एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा बोर्ड्स मॉडल। तो बोर्ड्स मॉडल सबसे पहले ध्यान दो, इट इज वैलिड फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। ठीक है, 2, 3, 4 इनके लिए वैलिड नहीं है। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे 1 तो इसके लिए वैलिड है। हीलियम में बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 - 0 कितना है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए वैलिड नहीं है। 2He4+ अगर मैंने बोला तो 2 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1, तो इसके लिए वैलिड है।
Li 3 Li के लिए 3 माइनस 0 3 नहीं वैलिड है। Li प्लस 3 माइनस 1 2 नहीं वैलिड है। Li 2 प्लस 3 माइनस 2 1 वैलिड है। ठीक है, तो फर्स्ट बोर सिस्टम या बोर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है ये भी अभी देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान दो बोर मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब अजम्पशंस ऑफ बोर मॉडल ध्यान दो। फर्स्ट अजम्पशन देखो, तुम्हारा मैक्सवेल का क्या था कि यहां प्रोटॉन्स है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, फाइनली किसमें मर्ज होना चाहिए, न्यूक्लियस में। तो बोर ने क्या बोला कि लेट मान लो एटॉमिक नंबर Z है तो Z प्रोटॉन्स। तो अगर एक Z प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इतने पास में, तो इनके बीच में अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दैट विल बी व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब ये क्या आएगा, K इंटू Q1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस C। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू प्रोटॉन्स, Z प्रोटॉन्स है तो ZE अपॉन तुम्हारा R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बराबर दिस, जिसकी वजह से अंदर जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या बोला कि साथ साथ बाहर की एक और फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी अगर चीज सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो उसके ऊपर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो फाइनली इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन ओनली दोज फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन विच ये जो अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कंप्लीटली कौन बैलेंस कर दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ही सेड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन KZE मॉड ले लो इंटू E बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारा mv स्क्वायर बाय, किसी भी जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ उन पॉइंट्स पे रिवॉल्व करेगा जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर दे रहा है। और उन पॉइंट्स को इसने नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन ने क्या बोला कि जैसे यहां रिवॉल्व नहीं करेगा, यहां रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ उन कुछ पॉइंट्स पे रिवॉल्व करेगा जहां पे उस पे अंदर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी अंदर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंप्लीटली कौन बैलेंस कर दे रहा है, बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उन पॉइंट्स को इसने नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे मॉड इसलिए लिया गया, देखो देखो राइट हैंड साइड अगर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव जैसे +2 इज इक्वल्स टू -2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो मॉड इसलिए लिया गया है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका भी हमें पॉजिटिव सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा। समझ में आया क्यों मॉड लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी निकल के आते हैं KZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फर्स्ट assumption क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन ओनली दोज एरियाज इन विच द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन पॉइंट्स को इसने नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स। ठीक है, आया समझ में। तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स का टर्म यहीं से है, क्लियर है, समझ में आया। सेकेंड, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत टाइप की एनर्जीज होती है इलेक्ट्रॉन में, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कई टाइप की है। तो उन सबको इसने किसमें ग्रुप कर दिया, KE प्लस P। तो उसने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आएंगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक KE और एक PE। और टोटल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ KE प्लस P। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ऑल अदर एनर्जीज वर निग्लेक्टेड। क्लियर है, ऑल अदर एनर्जीज वर
निग्लेक्टेड, ठीक है, आया समझ में। थर्ड, एन इलेक्ट्रॉन ओनली लूजेस एनर्जी वन इट गोज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है, आया समझ में। ये पॉइंट अभी लिख लो, ठीक है, इसको हम लोग भी जब आगे चल के एनर्जी पढ़ेंगे वहां पे जाके ये वाला पॉइंट और जो मैक्स वाला पॉइंट है वो दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट को लिखो अजम्पशन में, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट तुम्हारा क्या था? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2। तो इसने क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम मतलब mv, मोमेंटम mv इंटू एंगुलर अगर लगाओगे तो इंटू r इज इक्वल्स टू n h बाय 2 पाई, वेयर n इज ओनली इंटीजर, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तुम्हारा n इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन 1.5 नहीं हो सकता, n इज इक्वल्स टू 0.5 नहीं हो सकता, n इज इक्वल्स टू 2.3 नहीं हो सकता। n की वैल्यू जो होगी, जो एंगुलर मोमेंटम है, ये h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब n की वैल्यू सिर्फ इंटीजर आ सकती है। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लोगों ने बोर्ड्स थ्योरी की फाइनली 3, कि अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल फॉर्म में तुम्हारे जो अजम्पशन है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन kZe² बाई r² इज इक्वल्स टू mv² बाई r। सेकेंड, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ke प्लस p। और थर्ड, mvr एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh बाय, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो इसको तीनों को ध्यान रखो, इस बेसिस पे हम लोग डिफरेंट तुम्हारे प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे, जैसे रेडियस, वेलोसिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, ध्यान दो। थैंक यू।